आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, मथुरा में अवामी जलसे के दौरान सीएम योगी ने एक मर्तबा फिर से समाजवादी पार्टी को फसादी पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है क्योंकि इसमें अवाम का खून है। सीएम योगी ने बीजेपी पार्टी की खूबियों को अवाम के सामने रखा और लोगों से वोट मांगे। कोरोना के दौरान सपा, बसपा, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं था, या तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आकर के सेवा कर रहा था। जो लोग जीवन को संकट में डाल रहे थे, जब सत्ता से दूर हैं तब जीवन को संकट में डाल रहे हैं, और जब सत्ता में थे तो कोसी कला का दंगा करवाते थे। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी हुई है, इसलिए लाल दिखाई देती है। कोरोना प्रदेश की जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जैसे दंगों के, दंगाइयों के पूरी दमंगई को हम लोगों ने भूत की तरह बोतल में उनके जिन्न को बंद करके सदैव के लिए दंगे प्रदेश के लिए बंद करवा दिए, ऐसे कोरोना भी सदैव के लिए समाप्त होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेंशन, ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये सड़कों का निर्माण, ये चीनी मिलों का निर्माण, ये तीर्थों का विकास, पहले पैसा कहां जाता था? बताओ कहां जाता था? सुनना चाहते हो कहां जाता था? भाजपा सरकार के आने के पहले, सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था, इत्र वाले मित्र के घर में। साबिक वजीर व संभल असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकबाल महमूद ने कहा कि दंगे फसाद खुद बीजेपी वाले कराते हैं और इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। बीजेपी खौफ और नफरत की सियासत से लोगों को गुमराह करना चाहती है। दंगा कराने के लिए असल में बीजेपी वाले ही दंगा कराते हैं, कोई और नहीं कराता। ये दंगा ही कराते हैं, इल्जाम हम पर रखते हैं। ये सब चीजें जनता समझ गई है, अब इन बातों में नहीं आएगी और सीधे सीधे मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। डर और खौफ, समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, वो डरा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को हमारे कि जोड़े आ रही, जोड़े इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर विकास ही विकास कराएगी। ये युवाओं की जोड़ी है, ये युवाओं का युग है, युवाओं के लिए सब कुछ करना है। उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनके कॉलेजेस, उनकी नौकरी, उन सबको रोजगार, ये सब देने की बातें युवा है ही युवा के लिए सोच सकता है। देहरादून में एक प्रोग्राम के दौरान प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सियासी वादे हैं, जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार का इंजन महंगाई की वजह से ठप है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अवाम ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि अवाम का हाथ खाली है। हर सरकार आती है, जनता की समस्याएं होती हैं, और जो विकास है, चाहे कितना भी कोई सरकार करे, वो कभी पूरा नहीं होता। तो हमेशा ये एहसास होता है कि चलो और काम हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। जहां जहां मैं जाती हूं, बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर से होती हैं, उद्घाटन होने शुरू होते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपने 5 सालों से नहीं किए, उनका उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। इस सरकार ने जितना पैसा, जितना धन विज्ञापनों में खर्चा है, कि सिर्फ यहां उत्तराखंड में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं।
इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। और वहीं शामली में आरएलडी लीडर जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने अवामी जलसे से खिताब किया और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव भाजपा बनाम भाईचारा है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आवाम को अब वरगलाना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस मर्तबा समाजवादी की तरफ आवाम का रुख है। जयंत चौधरी ने कहा कि आवाम के किसी भी मसाइल के हल में बीजेपी नाकाम रही है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी इस मर्तबा जरूर हुकूमत बनाएगी और आवाम के मसाइल का हल करेगी। निगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं, भविष्य देख रहे हैं। किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है, उद्योग कारखाने नहीं लग रहे। आखिरकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। जो जिंदा है वो गर्म है, और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसकी भाषा बदली है, इसीलिए ठंडे गरम की बात कर रही है। एक नया उमंग है वोटरों में। अगर हमें उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है, जो हमारी मूल समस्या है, छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की, हर वर्ग की, अगर उनके हल निकालने हैं तो हमें इन लोगों की भागीदारी बनानी होगी और इनका सहयोग चाहिए होगा। इन्हीं को फैसला लेना है। 10 तारीख में यहाँ चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ा मैंडेट गठबंधन के पक्ष में ये क्षेत्र देगा। जमीन उनकी खिसक चुकी है। 5 साल पूरा मौका जनता ने उनको दिया। सबसे महंगी बिजली दी, समय पे किसान को खाद नहीं दी, 70 लाख नौकरी का उन्होंने बात कही थी, वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इन विषयों पर जब वो घिर जाते हैं तो इस तरह से वो पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। ये क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। आगरा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों, दलितों और पिछड़े तबके के लिए सभी पार्टियां दावे जरूर करती हैं, लेकिन आवाम ने जब भी उन्हें मौका दिया, उन्होंने आवाम के साथ धोखा किया। सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नवयुवक को मार दिया जाता है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें इस सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल सका है। और वहीं टीआरएस सरबरा के चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुखालफत की लहर का सामना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत कम होगी। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2024 में बीजेपी के जवाल का पेशखैमा साबित होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी
उन्होंने वाज़ेह किया कि 5 रियासतों के इलेक्शन 2024 का सेमीफाइनल नहीं है। भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा। दीज आर नॉट सेमीफाइनल्स, नॉट एट ऑल। नोबडी शुड थिंक लाइक दैट। इफ बीजेपी विन्स इन उत्तर प्रदेश, दे विल को उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, इस देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार ज्यादा होता है ना, अहंकार भी ज्यादा होता है। और एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि केसीआर की जानिब से मेरी हिमायत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग मेरा बीजेपी से ताल्लुक जोड़ते हैं और मेरा एजेंडा समझते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एमआईएम मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए लड़ती है, मजलूमों की आवाज उठाने के लिए लड़ती है और इस ज़िम्न में मुस्लिम दुश्मनी वाली पार्टी के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के, तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन अवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क से बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, दोबारा 2024 में इस देश में बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी साथ समझिए, मजलिस को भी अपने साथ समझिए। हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा इस देश में 2024 में, बल्कि बीजेपी की सरकार 24 में भी ना बने और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री ना बने। मेरठ के मुआना में अवामी रैली से मजलिसी सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। हस्तिनापुर में पार्टी उम्मीदवार विनोद जाटव के लिए वोट की अपील की। जलसे से खिताब करते हुए अवैसी ने समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस समेत बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मजलिस को बीजेपी की बी टीम बताने वालों को 17 और 19 में क्यों शिकस्त हुई। इस चुनाव में मुस्लिम दलित पिछड़े तबके को अपनी क़यादत हासिल करने के लिए मजलिस के उम्मीदवारों का साथ देना होगा। यूपी के विधानसभा में अगर ओवैसी के 15 एमएलए जीत गए तो क्या करेंगे, सवाल करते हैं। जी 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 बोलेंगे सत्ता में आएंगे क्या? आएंगे, बाबू सिंह बनेगा कुशवाहा मुख्यमंत्री। अब जो लोग बोलेंगे 15 जीत के क्या करते, भारत की पार्लियामेंट में कितने एमपी है मजलिस के? दो है ना। और जब 2 शेरवानी खड़े जाते हैं, सबको परेशानी क्यों है? बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, कोई आया? कोई CAA के प्रोटेस्ट में कोई ठहरा? किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस बिल की फाड़ कर बता दिया? जो BSP और समाजवादी को आपने झोली भर भर के खैरात दी, बिल्कुल दी, वोट की, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। एक नागनाथ है, एक सारनाथ। तो आप क्या करेंगे? आप मदारी को बुलाएंगे ना, तो मदारी आ गया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दोबारा आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। यूपी असेंबली इलेक्शन में सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने जानहाना चुनाव प्रचार में और शिद्दत पैदा कर दी है। रियासत के सीनियर वजीर और इलाहाबाद मगरबी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थ नाथ सिंह ने साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की आइंदा हुकूमत में हर जिले में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि वो आने वाले दिनों में योगी हुकूमत के बुलडोजर बॉय बनते जा रहे हैं। अतीक अहमद के रिवायती असेंबली हल्के शहर मगरबी में एक इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अतीक अहमद जैसे माफिया अब ठिकाने लगा दिए जाएंगे। 2017 में कहा था, जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि मैं मोदी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूं। तो लोगों ने पूछा था क्या मतलब हुआ। मैंने कहा था ये शहर पश्चिमी अतीक अहमद के नाम से जाना जाता है, 5 साल बाद मोदी के विकास के नाम से जाना जाएगा। आज मैं फिर आप सबके दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर फिर से मैं कह रहा हूं, कि मैं 2022 में जब चुनाव में घुस रहा हूं और शपथ लेता हूं कि मैं बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय बनूंगा। और कानपुर के गोविंद नगर असेंबली हलके का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी का एक काउंसलर एक बुजुर्ग शख्स को धमकाता हुआ नजर आ रहा है और उस शख्स को बीजेपी जिंदाबाद कहने को कहा गया और कहा गया कि कहो हम बीजेपी वाले हैं। लेकिन बाद में एक वजाहती बयान में दोनों अफराद एक साथ नजर आए और उसे झूठा करार दिया। बुजुर्ग ने कहा कि काउंसलर से उनके पुराने ताल्लुकात हैं, यह सिर्फ मजाक था। भाई हो, मैं भाई है, क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, वाले लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? ट्वेल्व कांग्रेस ही है तो तुम्हारे यहाँ कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा है स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम? हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ समझोगे आप लोग वैसे ही समझाएंगे। हाँ, गुंडा करते आप लोग। अभी हमारे कुछ तथाकथित समाजवादी पार्टी के लोग एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसमें ये बताने का काम कर रहे हैं कि एक गुंडा जो बुजुर्ग को सता रहा है। वो बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हमारे चाचा हैं, ये अभी खुद बताएंगे कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है। आज की डेट में कोई चुनावी मुद्दा ना होने पर हम चाचा भतीजे हमारे क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं सबसे मेरा इसी प्रकार का संबंध है और सभी से हम लोग हंसी मजाक करते हैं। ये लोग हमको बहुत स्नेह देते हैं। बताइए चाचा जी, कल के वीडियो में क्या सत्यता थी? उन लोगों को बताने का काम करिए जो लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और ये पारिवारिक बात है, इसमें क्या सच्चाई है? पारिवारिक बात है कि हमारा संबंध इनके पिताजी से था। ये तो हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे, हमारे इनके पिताजी बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग पार्टी जरूर अलग है लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम लोगों को झगड़े वाली कोई बात नहीं हो रही थी। हम लोग केवल ये हंसी मजाक वाली बात हो रही थी कि ये हमसे कहते आपकी भाजपा में आ जाओ। हमने कहा आ जाओ भाजपा में, हम शुरू से कांग्रेस से रहे, बाकी कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं थी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को जो इस तरह की हरकतें करके समाज में भ्रम का माहौल बनाते हैं, निश्चित रूप से उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे क्षेत्र में चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का या किसी भी दल का व्यक्ति हो, वो हमको उतना ही स्नेह देता है जैसा एक परिवार में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को देते हैं। और कानपुर वायरल वीडियो पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की जिसके बाद पता चला कि यह आपसी मजाक था। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के थाना काकादेव के संदर्भ में, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से ये कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसके संदर्भ में छानबीन की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति है उनका नाम राघवेंद्र मिश्रा है और जिससे बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह भदौरिया उनका नाम है। भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी से राघवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के संदर्भ में, तो उसमें भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी का ये कहना है कि राघवेंद्र मिश्रा इनके जो है पुराने परिचित हैं और ये जो इनके बीच की वार्तालाप है ये एक मजाक के ही लहजे में बात किया गया है और किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती और कुछ सीटों को पार्टी ने अपने वकार का मसला बना लिया है। अलीगढ़ की इतरौली असेंबली हल्के कल्याण सिंह का गढ़ होने के सबब इस मरतबा बीजेपी वहां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले सूबे के वजीर आला समेत दीगर लीडरान अवामी तशहीर करने वहां पहुंचे थे। आज खुद मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह पहुंचे
और जहां कल्याण सिंह के पार्टी के तई खिदमात का एतराफ़ किया, वहीं उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बीजेपी के हक में वोट करें और उत्तर प्रदेश को बर्बाद होने से बचाएं। उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है। सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का। आमतौर पर सियासी जमातें मैदान में जाने पहचाने ऐसे चेहरों को मैदान में उतारती हैं जिनकी अपनी एक सियासी पहचान और आवाम में मकबूलियत होती है, लेकिन पार्टियां सियासी खानदानों को ऐसे नौजवानों को टिकट देकर मैदान में उतार रही हैं जो आला तालीम याफ्ता है और अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रोफेशनल जिंदगी को छोड़कर सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मनीषा अहलावत को आरएलडी ने मेरठ की कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA करके मुल्क वापस लौटी मनीषा सेहत और ज़राअत के मैदान में अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन इसी दौरान किसान तहरीक ने उनकी जिंदगी को नया मकसद दिया और मनीषा ने सियासत के मैदान में उतरकर अपने लोगों की खिदमत करने का फैसला किया। मनीषा पर भरोसा जताते हुए आरएलडी ने उन्हें मैदान में उतारा और मनीषा भी अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश अंजाम दे रही हैं। सियासी मैदान में जब पार्टियां उतरती हैं तो तमाम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन पर बहुत सारे मुकदमे होते हैं, इल्ज़ामात होते हैं, तालीम का मसला होता है, लेकिन पार्टियां उन कैंडिडेट्स को भी टिकट देती हैं जिनकी छवि भी बहुत अच्छी होती है। आज ऐसी ही एक कैंडिडेट हमारे साथ है, मेरठ कैंट जो असेंबली सीट है वहाँ की आरएलडी और समाजवादी पार्टी की मुश्तरका उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रही हैं। इनका जो परिवार है वो भी सियासी परिवार रहा है। मनीषा अहलावत इस वक्त हमारे साथ हैं, एक नौजवान चेहरा, एक नया चेहरा, और इनकी खासियत ये है कि ये जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA हैं। ये बाहर रहीं लेकिन आकर सियासत को यहाँ की सियासत को समझा, अपनी परिवार की एक जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैम, आप हेल्थ और एग्री से, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से जो है बाहर से आके और फिर आपने ये सियासत चुनी है और टिकट आपको मिला, और अब किस तरह का चैलेंज देख रही हैं? ये भी हेल्थ ही है, राजनीति की हेल्थ सुधारने के लिए हम आए हैं। हम जैसे लोग आएंगे तो राजनीति भी स्वस्थ रहेगी, लोकतंत्र भी स्वस्थ रहेगा, तो यही सोचकर आए हैं। और पिताजी तो विधायक रहे ही हैं, लेकिन मैं कुछ सालों से एक पॉलिटिकली एक्टिव सिटीज़न रही हूँ, तो उसी दिशा में एक और कदम ये आगे है कि महिलाएं भी आएँ। और जब ये सोचा तो पहले खुद से शुरुआत ही की है, और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं मेरे साथ जुड़ें, और मेरा ये प्रण है कि पिछले 5 साल में मैं 100 महिलाएं अपनी विधानसभा से सशक्त करूँगी कि जो चुनाव लड़ें, हाशिए पे ना रहें, कार्यकर्ता ना रहें और प्रचार में ना लगे, मंच पे खड़े होके मैदान में आके वो चुनाव लड़ेंगी हर स्तर पर, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, विधानसभा स्तर पे। किसान आंदोलन में भी आप साथ रही हैं, जुड़ी हैं, और तमाम तरह की तकलीफ़ें देखी जो 1 साल में पेश आई उनको। क्या एक अनुभव रहा और कितना इस आपके मन पे इसका असर रहा, और फिर आपको टिकट मिला है तो अब आप उन मुद्दों को लेके जा रही हैं? जी बिल्कुल, केवल किसान आंदोलन नहीं, ऐसे आप देखिए हर वर्ग आंदोलित है इस समय। इन्होंने पहले SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश किया, वो एक आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत दमन हुआ, कई लोगों को जेल में डाला गया। फिर इन्होंने NRC का मुद्दा शुरू किया, उसमें भी बहुत आंदोलन हुआ। फिर इन्होंने किसानों को सड़क पे बैठा दिया। तो अब छात्रों को, आप समझिए, छात्रों को उनके हॉस्टल में घुस के अगर पुलिस उनके दरवाजे तोड़ के मार रही है, माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा। तो इस सरकार में क्या कोई सुरक्षित, आप महिला सुरक्षा छोड़ दीजिए, क्या हमारे बच्चे जो पढ़ने गए हैं इलाहाबाद, क्या वो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सभी को पीड़ा दे रही हैं। और मैं क्योंकि शुरू से इसमें इन्वॉल्व रही हूँ तो मुझे लगा कि आगे तो आना चाहिए, और इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे आगे आने में।
किसान आंदोलन के अलावा जो ये माहौल बना था उससे कितना बाहर निकले हैं लोग को कितना फिर आरएलडी के साथ जोड़ेंगे? देखिए, जनता अब जागरूक हो गई है, अब ये भटकेगी नहीं। ये लोग ये फालतू के मुद्दे उठाते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो आप ये मंदिर मस्जिद के ऊपर लोगों को भटकाते रहेंगे, लेकिन उनकी दिन पर दिन उनकी आय कम होती जा रही है, बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, छात्रों के लिए शिक्षा नहीं है। तो मैं उन मुद्दों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ लोग इस बार नहीं भटकेंगे और लोग अड़े हुए हैं, जनता अड़ी हुई है अपने मुद्दों पर, तो इस बार इनका ये फेल हो जाएगी, इनकी तरकीब। बिल्कुल, बहुत उम्मीद है इनको कि इस बार जो है मुद्दों की लड़ाई होगी और उसमें जो है कामयाबी मिलेगी गठबंधन को। और यही वजह है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो इस वक्त पूरी अपना जोर लगा रहे हैं कैंपेनिंग में, और यही वो डोर टू डोर कैंपेनिंग का ये मुहिम है। सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं और इस तरह से जाकर अपने अपने असेंबली हलकों में कैंडिडेट्स जो हैं वोटर्स को मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली के जरिए मुल्क भर के बाशिंदों से बात की और इस दौरान अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शहर से रुकन असेंबली संजीव राजा मौजूद रहे। वजीर आजम ने जहां गुज़श्ता रोज पेश किए गए बजट पर लोगों से बात की, वहीं उन्होंने कहा कि मुल्क आज हर मैदान में तरक्की कर रहा है। वहीं वजीर आजम को सुनने के लिए आए लोगों ने कहा कि पीएम की स्पीच सुनकर बहुत कुछ समझा है और उसको अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। उनका कहना था कि कोई और होता तो इस वर्चुअल रैली का फायदा उठाता और इंतखाबी बातें करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे थे। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।